गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आप लोग रेडी हो? कल मैं बोली थी कि मैं फिर इसी से आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर मैं पढ़ा रही थी और मैं काफ़ी दूर तक पहुंच गई थी। उनके बचपन के बारे में मैं बता रही हूँ कि उनका जीवन हम लोग के जीवन से कितना अलग था। बहुत ज़्यादा पैसे वाले होने के बावजूद भी वो कितने बंधनों में अपनी जिंदगी, अपना बचपन, खास तौर से अपना बचपन गुजारे हैं बहुत मुश्किल से। मतलब कि उन्हें इस तरह की, जैसे आप लोग को या फिर हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में जो आज़ादी थी वो उनके समय में इतनी आज़ादी नहीं थी। यही ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि वे कैसे अपनी ज़िंदगी को जिए हैं, किस तरह से नौकरों के बीच अपने घर के अंदर रहा करते थे और वे लोग, नौकर जो कुछ कहा करते थे वहीं पर वही वे लोग किया करते थे। तो आगे चलिए, आगे है मैं पेज नंबर 112, यही पेज में पढ़ाई थी मैं, और मैं लास्ट पैराग्राफ से शुरू करूंगी, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ से शुरू करूंगी क्योंकि मैं यहाँ तक कि नींद तोड़ने वाली यह आवाज़ भी मुझे सुनाई देती थी, तो यहाँ तक मैं पढ़ा दी हूँ, ठीक है। चूड़िया ले लो, चूड़िया ले लो, इस तरह के फेरी वाले बहुत सारे आया करते थे पहले के ज़माने में कि ये ले लो, वो ले लो, इन सारी चीज़ों में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे एक नौकर का नाम था ईश्वर। क्या नाम था? ईश्वर। ध्यान में रखिएगा। पहले वह गांव में पढ़ता था। इस शिक्षित नौकर ने, पहले वो गांव में अपनी पढ़ाई किया करता था, और कह रहे इस शिक्षित नौकर ने सांझ के समय हमें चुप बैठाने की एक विचित्र युक्ति ढूंढ निकाली थी। मतलब कि कैसे हम लोग शांति से बैठे रहे, इसका तरीका ढूंढ निकाले थे वो, ठीक है। ये रोज शाम को हमें अरंडी के तेल से जलते हुए दीपक के आसपास बैठाकर रामायण व महाभारत की कहानियां सुनाया करता था। तो पहले के ज़माने में लाइट नहीं हुआ करता था और उसके लिए तेल डालकर, लैंप में तेल डालकर, और ये लोग कि अपने शाम को गुजारते थे। तो बत्ती जल जाती थी, बहुत सुंदर लगता था उस समय भी। वो अलग एक ज़िंदगी थी और इस समय बहुत ही अलग डिफरेंट लाइफ हो गया है अब हम लोगों का। तो कह रहे वही जलती हुई अरंडी का तेल, उसी में तेल में एक क्या कहते हैं, कपड़े का या रुई का लंबा सा बाती बनाकर डाल दिया जाता है, या बोतल में हो या फिर उसका आता है, कवर आता है, उसी में डालकर लैंप, लालटेन आप जानते होंगे, देखे होंगे, उसको डालकर और उसको जलाया जाता है और वो काफ़ी पूरे घर को रोशनी कर देता है। तेल जलाकर आसपास बैठाकर रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे। उन्हें पता था क्योंकि वो थोड़े पढ़े लिखे थे, ठीक है ना। उस दिन कुश और लौ की कहानी चल रही थी। हम तन्मय होकर कुश की कहानी सुने हो ना आप लोग, तन्मय होकर उनकी कहानी सुन रहे थे। कहानी का अंत बहुत दूर था, बहुत देर हो गई, तभी एक नौकर मुझे सोने के लिए बुलाने आ पहुंचा। अतः ईश्वर ने कहानी पूरी कर दी इस जल्दबाजी में कि इस जल्दबाजी से मुझे भी दुख हुआ। उनको बहुत दुख हुआ कि उनको बुलाने के लिए आ गया क्योंकि सोने के टाइम हो रहा था और फिर वह उन्हें जल्दी जल्दी अपनी स्टोरी खत्म करनी पड़ी, तो उन्हें भी इस बात का बहुत दुख था। मैंने पाठशाला जाने वाला लड़का के संबोधन से छुटकारा पाने का एक उपाय खोज निकाला था। मैंने पाठशाला जाने वाला लड़का के संबोधन मतलब कि वो पाठशाला जो बच्चा स्कूल जाते हैं उनके बारे में खोज निकाले थे। मैंने अपने बरामदे के कोने में एक पाठशाला खोल दी। तो इतना बड़ा घर था कि अपने बरामदा, घर के बाहर जो बरामदा होता है, कॉरिडोर होता है, उसी के एक कोने में पाठशाला, स्कूल खोल दी जिसमें लकड़ी के गज मेरे छात्र थे। लकड़ी के गज, उसको कैसे होगा, पतली पतली लकड़ी के ढेर सारी गज, पतली पतली, मोटी नहीं, ये मोटी हो गई, ये देखिए मोटी हो गई, ये है लकड़ी के गज, ठीक है ना।
इस तरह के गज को वह छात्र बना, अपना स्टूडेंट बनाकर रखे हुए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी बचपन में। और मैं हाथ से छड़ी लेकर, एक छड़ी ले लेते थे, उन गजों के सामने कुर्सी पर शिक्षक बनकर बैठ जाता। इन्हीं सारे इस तरह के गज जो है वो रखे हुए थे सामने, और वो सामने बैठ जाते थे, टीचर बनकर बैठ जाया करते थे, ठीक है ना। और मैंने यह भी निर्धारित कर लिया था कि उन छात्रों में अच्छे और बुरे छात्र कौन है। तो ये सारे छात्र बन जाते थे लकड़ी के गज, और इसमें कौन अच्छा कौन बुरा है ये खुद ही डिसाइड कर लिए थे, ठीक है ना। और कौन मूर्ख है, चतुर और बदमाश कौन है, इन सब में से एक चुन कर वह डिसाइड कर लिए थे। अच्छा बुरा, मूर्ख, कौन तेज है चालाक है, ठीक है ना, कौन सीधा है कौन बदमाश है, सब के बारे में वह सोच रखे थे। मैंने उनमें से बदमाश छात्र को बेत लेकर पीटा करता था। उसमें से जो एक स्टिक था, ये लकड़ी के जो गज थे, वो जो बदमाश के नाम पर उसे सिलेक्ट किए थे, उसे खूब पीटा करते थे, ठीक है ना। मैंने उन गूंगे छात्रों पर कितना अत्याचार किया कि यह बतलाने के लिए उनमें से अब कोई नहीं बचा है। तो कहने का मतलब जो बच्चे बोलते नहीं हैं, ये इनको पता था, जो बच्चे क्लास में बोलते नहीं है, पूछते नहीं है, चुपचाप रहते हैं, उन बच्चों पर वो इतना अत्याचार किए, इतना मार पिटाई किए, उसको इतना किए कि अब वह जो गज जो छड़ी है वह टूट चुका है, खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनके पास अब ये बतलाने के लिए कोई है ही नहीं कि इन्होंने, ये टीचर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो बचपन में थे, ये टीचर बनकर ये जो है कि वो कितना अत्याचार किए। वो छड़ी को इतना मारते थे, पीटते थे कि वो खत्म हो चुके थे, उसकी लाइफ ही खत्म हो गई थी। क्योंकि उन लकड़ी के छड़ों के स्थान पर अब लोहे के सरिये लगा दिए गए हैं। अब उसको हटा दिए, वो खत्म हो गया, और उसकी जगह क्या लेकर आए, लोहे के इसी तरह सरिया। तो आप जानते हैं, तो इतना बड़ा बड़ा सरिया जो है, इतने बड़े बड़े सरिया जो है लेकर आकर उसे ही लगाए थे। मुझे ज्ञात हो गया है कि असल की अपेक्षा नकल करना सरल है। तो फिर रियल लाइफ में जो पढ़ाई करना और इस तरह से नकली पढ़ाई करना, इन लकड़ी के छड़ लोहे के सरिये के साथ पढ़ाई करना, नकली पढ़ाई करना ज़्यादा इजी है। असली जो पढ़ाई करना वो ज़्यादा कठिन है। तो उस जमाने में पढ़ाई का उतना महत्व नहीं था, लेकिन उनके यहाँ पढ़ाई पर जोर था। पढ़ना है तो उन्हें समझ में आ गया था कि बहुत मुश्किल है पढ़ना। मैंने शिक्षकों के गुणों के स्थान पर उनकी जल्दबाजी, चंचलता जैसे बातें ग्रहण कर ली थी कि उनका जो गुण है, उनकी जो अच्छाई है शिक्षक टीचर के, कि वो उसकी जगह पर वे क्या ग्रहण किए थे कि वो जल्दी जल्दी पढ़ा कर चले जाए, रुके नहीं, या फिर कुछ हंसी मजाक करे, क्लास को थोड़ा सा एंजॉय करके कैसे बनाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो सारी चीज़ें वह ग्रहण कर लिए थे, ठीक है ना। गुणों की बजाय दुर्गुण कितनी जल्दी ग्रहण किए जाते हैं, इसका यह कहने का उदाहरण है। कहने का मतलब ये है कि वह कभी कभी कुछ इस तरह से कर देते हैं कि जो अच्छा नहीं है, और उन चीज़ों को अगर ग्रहण करें, बड़ी सरल से ग्रहण कर लेते हैं। ये चीज़ ये बताना चाह रहे हैं। और जो अच्छाई है, पढ़ा रहे हैं, तरीका अच्छे से पढ़ा रहे हैं और अच्छी तरह समझा रहे हैं, उसको ग्रहण करना मुश्किल है। लेकिन वो जैसे कि टीचर है, बीच में डांट दिए, और क्या कहते हैं, कुछ पनिशमेंट दे दिए, तो ये सारी चीज़ें वो ग्रहण कर लिए थे। लेकिन वो किस तरह से कितने अच्छे से पढ़ा रहे, इसको वो ग्रहण करना उनके लिए बड़ा कठिन था। इस समय मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक नहीं थी, ठीक है ना। तो जब वो 60 वर्ष से अधिक नहीं थे, मतलब 60 वर्ष के आसपास थे, तब ये अपने बचपन के बारे में लिखे हैं, याद करिएगा, है ना। मैंने अपने पिताजी के बुआ के बेटे ज्योति के प्रोत्साहन से पहली कविता कमल के फूल विषय पर लिखी। तो एक कविता लिखिए, किसके प्रोत्साहन से? पिताजी के बुआ के बेटे, पिताजी के जो बुआ थे, आंटी, उनके बेटे
के कहने पर वो बोले कि अरे तुम बहुत अच्छा लिखोगे, ऐसा कुछ प्रोत्साहित किए। तो उन्होंने एक कविता लिखी जिसका विषय टॉपिक था कमल के फूल। इस पर मेरे बड़े भाई को गर्व हुआ, मतलब कि बड़े भाई जो है वो बहुत कहे अरे मेरा भाई इतना अच्छा कर सकता है। सारे घर में इसके श्रोता ढूंढने लगे, ठीक है ना, ढूंढने पड़े कि ये कविता जो है जो बोल रहे हैं उन्हें किसे सुनाया जाए। तो घर के सारे लोगों को वो ढूंढने लगे कि ताकि ये सब मिले बैठे और इसकी कविता को सुने। भाई के कहने पर मैंने संपादक नवगोपाल मित्र बाबू मित्र को भी यह कविता गाकर सुनाई। और पहले के ज़माने में कविता को गाकर सुनाया जाता था, तो वह गाकर सुनाए। सुनकर नवगोपाल बाबू हंसे और बोले अच्छी है, पर यह द्विरेफ क्या चीज़ है? द्विरेफ क्या चीज़ है? तो द्विरेफ एक शब्द आया उस कमल के फूल जो कविता लिखा गया था उसमें एक शब्द आया द्विरेफ। समझ में आई मेरी बात? देखिए यहाँ पर कहीं कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, द्विरेफ के बारे में। हाँ लिखा है भौरा, मोटी से होते हैं, तितली भी दिखाई देगा, लेकिन उसके साथ साथ भौरा भी दिखाई देता है, बहुत आवाज़ करता है जब फूल के आसपास दिखाई देगा। तो वही भौरा, द्विरेफ। वो समझे नहीं करे क्या चीज़ है द्विरेफ के बारे में, उन्हें कोई आइडिया नहीं था नवगोपाल बाबू को, ठीक है ना। हमारे दफ्तर के मुंशियों पर तो द्विरेफ शब्द ने बड़ा प्रभाव डाला, पर नवगोपाल बाबू ने इस शब्द का कोई महत्व न जाना और हंसे भी, और इनके ऊपर हंसने लगे। पहली बार लिखे थे इसलिए हंसे, संपादक थे भाई, ठीक है ना, हंसे। और क्यों? क्योंकि वे द्विरेफ का मतलब ही नहीं समझे। मैंने समझ गया कि कविता में इनकी पहुंच नहीं है। वह समझ गए कि ये संपादक जो है नवगोपाल बाबू जो है, इनको कविता में ऐसी कोई जानकारी, कविता के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अब देखिए कह रहे हैं कि मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि कविता के श्रोता या पाठकों की सरसता का किस प्रकार परीक्षण किया जाए और उन्हें काव्य का सुख मिला है या नहीं किस तरह जाना जाए। कहने का मतलब है कि जो भी कविता सुन रहा है उसे अच्छा लगा या नहीं, ये वो अच्छा जो लगा तो उसे वो पूरी तरह समझ कर अच्छा लगा कि नहीं, ये जानने के लिए वे आज तक नहीं समझ पाए कि जो श्रोता सुनने वाले हैं उन्हें कितना अच्छा लगा, वो क्या समझे इसके बारे में, ये आज तक वो नहीं समझ पाए। एक दिन हमारे घर में एक चोर पकड़ा गया। उस समय चोर कैसा होता है यह देखने की मुझे बड़ी इच्छा थी, इसीलिए जहाँ चोर रखा गया था मैं डरते डरते वहाँ गया। सुनना, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह भी एक आम आदमी ऐसा है। कभी चोर देखे नहीं थे इसीलिए वो देखने चले गए। तब वो देखे अरे चोर तो एक आम आदमी जैसा है। सही बात है, जो नहीं देखा हो, सही में हम लोग भी पहले बचपन में इस तरह कोई आइडिया नहीं था, आज तक हम लोग चोर नहीं देखे, लेकिन घर में पूछा करते थे अरे चोर होता कैसा। हम सोचे थे बड़ा होगा, खूंखार होगा इस तरह से, लेकिन एक आम आदमी भी चोर हो सकता है। उस जमाने में ये बात वो बताना चाह रहे हैं कि एक आम आदमी जैसा था। इसलिए द्वार पर पहरा देने वाले, दरवाजे पर जो पहरा देने वालों को उसके साथ दुर्व्यवहार करते हुए वो इंसान समझे उसे, और उसके साथ जो भी क्या कहते वॉचमैन थे जो पहरा देते थे घर का, उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहे थे, डांट रहे थे, उसे मार भी रहे होंगे कि ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो भी चोर जो था वो एक आम आदमी जैसा था। उन्हें इस बात का दुख था कि वो हमारी तरह, उसे भी तो चोट लग रही होगी या उसे भी तो क्यों डांट पड़ रहा होगा। उस पर बड़ी दया आई। इस तरह जिस तरह पहरेदारों को चोर के साथ बुरा बर्ताव करते हुए मुझे खेद हुआ, उसी प्रकार अयोग्य लोगों के द्वारा काव्य देवता की विडंबना देखकर मुझे बहुत खेद होता था। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से जो कविता लिखे और उसकी इज्जत ना की जाए और उसके बारे में कोई ऐसा ध्यान ना दिया जाए, या फिर उसकी कहते हैं उसका अपमान किया जाए, उसके साथ जो है बुरा व्यवहार किया जाए, तो उन्हें बहुत दया आती थी। जिस तरह से चोर के ऊपर ये लोग बुरा व्यवहार कर रहे थे, उसी तरह अपने कविता पर लिखी हुई जो भी लोग थे जो समझते नहीं थे और उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते थे, उसी तरह से उन्हें दुख हुआ करता था। चलिए
काव्य देवता को अयोग्य लोगों के हाथों आज तक जितने दुख उठाने पड़े होंगे उतने दुख चोरों को भी नहीं उठाने पड़े होंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति कविता के बारे में कोई उसे नॉलेज ना हो और उसके हाथ में वो कविता आ जाए तो उससे क्या मतलब, वो तो समझेगा नहीं, उसकी हंसी ही उड़ाएगा। तो कह रहे हैं कि उसकी ज्यादा अवहेलना की जाती है, जितना कि चोरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उससे ज्यादा कविता जो है लोगों तक पहुंचती है। और जो उसके बारे में, जिसके बारे में उनके कोई जानकारी ना हो और उस व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाए तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। उसका तो उस काव्य का जितने भी काव्य लिखे गए हैं उसकी तो इज्जत ही नहीं रह जाएगी, उसकी तो अवहेलना ही लोग करेंगे। ठीक है ना, जिनको इनकी जानकारी नहीं है। ठीक है ना, तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जिंदगी के बारे में। ठीक है ना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो है बचपन में अपनी सारी बातों को बता रहे हैं कि किस तरह से वह बड़े हुए, पले बढ़े और बड़े हुए। ठीक है ना, चलिए, और छोटे से उम्र में ही कविता लिखे, ये बहुत बड़ी बात है। सुनिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मौखिक क्वेश्चन जो है वो मैं लिख कर दूंगी, ठीक है, और लिखित क्वेश्चन जो है वो तो मैं लिखती ही हूँ, तो आप अपनी कॉपी में डेट डालकर हिंदी 2 की कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना, साफ साफ लिख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन अच्छा लगेगा आपको। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ख, पेज नंबर 114, क्वेश्चन नंबर ख मैं लिखवाती हूँ। ठीक है, हमें नौकरों की देख रेख, लिखिए, हमें नौकरों की देख रेख में रहना पड़ता था। देख रेख मैं लिखती हूं, देख, कहाँ गया, हाँ, रेख, देख रेख में रहना पड़ता था, पूर्ण विराम, अपना डैश बचाने के लिए, अपना कष्ट बचाने के लिए, कॉमा लगाकर मैं लिख दे रही हूं, अपना कष्ट बचाने के लिए उन लोगों ने हमारा डैश मनमाना अधिकार, उन लोगों ने हमारा स्वाभाविक मनमाना अधिकार, स्वाभाविक मनमाना अधिकार प्रायः डैश में ले रखा था, प्रायः मुट्ठी में ले रखा था, कष्ट स्वाभाविक मुट्ठी, दूसरी ओर व्यर्थ के लाड प्यार, लाड प्यार बार बार खाने पीने, खाने पीने, दिन भर पूरे डैश कपड़े, कमा पूरे कपड़े लादे रहने के डैश बंधनों से हम मुक्त थे, बंधनों से हम मुक्त थे। जरा देखिए, फर्स्ट में देख रेख लिखिए, सेकंड में कष्ट, थर्ड में स्वाभाविक, फोर्थ में मुट्ठी, फिफ्थ में लाड प्यार, ड के नीचे बिंदी लगाए, लाड, है ना, ड, लाड प्यार, लाड प्यार, उसके बाद फिर खाने पीने, सही है, कपड़े, ठीक है, उसके बाद बंधनों, सभी लिख लिए। उसके बाद ये तो ख हो गया,
ग, ग। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत। 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए। दोपहर को मैं आंगन पर खड़ा हो जाया करता था। आंगन पर कहाँ खड़ा होते थे, गलत है, वो भी दोपहर को। एक दिन हमारे घर में चोर घुस आया, बिल्कुल सही है, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर, हमारे भोजन में पकवान होते थे, पकवान होते ही नहीं थे, गलत। नंबर 4, हम में से प्रत्येक बच्चे को चप्पल की एक जोड़ी मिलती थी, सही। ठीक है। हमारा नौकर हमें प्यार करता था, गलत, डांट कर रखता था ना, याद आया। नौकरों की खिड़की के नीचे पानी का एक तालाब था, तालाब थोड़ा था, हौज था, तो ये भी गलत। फर्स्ट नंबर गलत, सेकंड नंबर सही, थर्ड नंबर गलत, फोर्थ नंबर सही, फिफ्थ नंबर गलत और सिक्स नंबर गलत। ठीक है, गलत सही गलत सही गलत गलत। ठीक है, अब आइए व्याकरण। फर्स्ट लिख लीजिए। व्याकरण से पालन कर्ता में दो शब्द, पालन धन कर्ता जुड़ा हुआ है। अब ऐसे ही शब्द बनाना है, नए शब्द बनाना है जिसके अंत में कर्ता हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से कम मिलते हैं, ऐसे बहुत ही कम इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाया करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी है इसमें सब इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पालन करता है तो हमको 4 बनाना है। 1 नंबर लगाइए, ग है नहीं, व्याकरण से क, व्याकरण। ठीक है, क, पालन करता, न्याय करता, सृष्टि करता, ईश्वर को कहते हैं ना, सृष्टि करता। थर्ड नंबर 4 बनाना है, कार्य करता, और फोर्थ नंबर होगा, कर्ता में ऐसे नहीं लगा है, ठीक है, जग करता, जग को बनाने वाला ईश्वर, ईश्वर को ही कहेंगे जग करता। न्याय करता, सृष्टि करता, कार्य करता, जग करता, लिख लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आप वाक्य बनाइए और मैं अर्थ लिखवाऊंगी। निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। ठीक है, मैं अर्थ लिखवा देती हूं, आप वाक्य बना लीजिएगा, होमवर्क वाक्य है। ठीक है, नाक भौं सिकुड़ना, ख, ख का बन, नाक भौं सिकुड़ना, नापसंद करना। नंबर 2, अपनी मुट्ठी में लेना, अपने वश में करना। नंबर 3, लक्ष्मण रेखा खींचना, नियंत्रण में रखना, अपने कब्जे में रखना, नियंत्रण में रखना। नंबर 4, आश्चर्य करना, यानी कि अचरज करना।
अचरज करना। तो ख का पहला है नापसंद करना, दूसरा है अपने वश में करना, तीसरा है नियंत्रण में रखना और चौथा है अचरज करना। तो ये सब मैं मीनिंग बताई हूं आपको मुहावरा शब्द से। मुहावरे जो दिया है, नाक भाव से करना, अपनी मुट्ठी में रखना, अचरज आश्चर्य करना, ये सारी चीजें इनसे वाक्य बनाना है। इज दैट क्लियर? नंबर ग, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसको लिख लीजिए। वाक्य बनाने को नहीं है लेकिन यह आ जाए, तो इस बात को ध्यान में रखें। ये आपके कॉपी बुक में लिखी होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में याद करके लर्न करके लिख सके। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाववाचक संज्ञा बनाइए, वेरी इजी। निर्धन, निर्धनता। नंबर 2 संपन्न, संपन्नता। नंबर 3 वास्तविक और नंबर 4 आजाद। वास्तविक, वास्तविकता। नंबर 4 आजाद, आजादी। नंबर 5 सीधा और नंबर 6 अयोग्य। 5 क्या है? सीधा, सीधाई। और नंबर 6 अयोग्य, अयोग्यता। देखिए भाववाचक संज्ञा मैं बनाई हूं, दिखाई दे रहा है आप लोग को? फिर से मैं बताती हूं। निर्धनता, संपन्नता, वास्तविकता, आजादी, सीधाई, अयोग्यता। आ रहा है आपको? व्याकरण ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क, फर्स्ट नंबर न्यायकर्ता, सृष्टिकर्ता, कार्यकर्ता, जगकर्ता। क्लियर? ख नाक भाव से करना, नापसंद करना, अपनी मुट्ठी में रखना, अपने वश में रखना। थर्ड नंबर है लक्ष्मण रेखा खींचना, नियंत्रण में रखना। नंबर 4 आश्चर्य करना, अचरज करना। नंबर 5 नंबर ग निर्धनता। ता जो है आपका भाववाचक संज्ञा लगने पर ता शब्द का जोड़ना पड़ता है। निर्धनता, संपन्नता, वास्तविकता, आजादी, सीधाई, अयोग्यता। तो बच्चों यह चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट अब मैं एक बात कहूंगी कि आप हिंदी 1 और हिंदी 2 दोनों बुक लेकर बैठे रहिएगा साथ में पेंसिल, ताकि मैं आपको आगे सोच समझकर आगे फिर पढ़ाऊं। ठीक है? एक 23rd अपना घर और एक और है अपना घर के बाद एक और चैप्टर है सत साहस। ये 2 बच गए हैं, इन दोनों को पढ़ाना है। और हिंदी 1 में मेरे ख्याल से विराम चिन्ह बच गया है और लेटर मैं लिखवाऊंगी, एक लेटर जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो मैं लिखवाऊंगी। ठीक है? और आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बुक में नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए गए हैं और मैं उसे लिखवाऊंगी ताकि आप उसे अच्छी तरह से लर्न कर सकें। ठीक है? पेज नंबर हिंदी 2 में पेज नंबर 39 में जो भाषा लिखने को दिए गए थे वो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगी। अभी तो टाइम हो गया है, लेकिन आप ज़रूर याद रखे रहिएगा, मैं इसको लिखवा दूंगी। ठीक है? तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और आप पढ़ाई करते रहिए।